हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निर्भर एकेडमी। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, सो आपका न्यू टॉपिक है सर्किट डायग्राम, जो कि आप पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आप पढ़ चुके हो। वहाँ पर आपको इन कंपोनेंट का बेसिकली यूज करना है, और वो कैसे यूज करना है वो आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होता है वो है आपका सेल, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये जो बड़ा वाला स्टिक है उसको आप बोलोगे पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा वाला स्टिक है उसको आप बोलोगे नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये बेसिकली किसका डायग्राम है? ये है आपका सेल का, जो कि आप घरों में यूज करते हो, ठीक है। सेकंड, आप देख सक रहे हो कि आपके यहाँ डायग्राम, सेकंड डायग्राम में दिख रहा है कि आपको तीन सेल कंबाइन है, तो इसको बोलोगे आप बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और इसको बोलोगे आप बैटरी, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हो, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल क्या है इसका? ये वाला है। नेगेटिव टर्मिनल ये वाला है। सिमिलरली यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ओके। नेक्स्ट जो आपका डायग्राम दिख रहा है, ये बेसिकली जो घर में आप स्विच को यूज करते हो ना, उसको ऑन ऑफ करते हो, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट डायग्राम आपका प्लग की, और ये जो प्लग की है ये है बेसिकली ओपन, और इसको बोलोगे आप स्विच ऑन, सॉरी स्विच ऑफ। जब भी आपका बोला जाएगा ओपन है, सर्किट ओपन मतलब खुला हुआ है, या स्विच ऑफ है, तो आप सिंबल लगाओगे ये वाला, कौन सा? थर्ड वाला, ओके। नेक्स्ट है सिंबल आपका, इसमें बीच में पॉइंट रख दिया आपने, जो आपका स्विच ऑफ वाला या प्लग की जो ओपन वाला है उसमें आपने रख दिया पॉइंट, तो ये प्लग की कौन सा होगा? बेसिकली प्लग कि ये होगा क्लोज, मतलब आप सर्किट आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया, या आपका ये क्या हो गया? स्विच ऑन हो चुका है, ओके स्टूडेंट्स। सो आपका नेक्स्ट जो डायग्राम है, यहाँ पर आपके दो वायर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो और ये एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं बेसिकली, तो इसको बोलोगे ए वायर ज्वाइन। तो जब भी आपका ये केस आएगा, तो आप ये सिंबल कौन सा बनाओगे? ये वाला, बीच में एक डॉट लगा दो। नेक्स्ट जो डायग्राम है, दो वायर कनेक्ट तो हो रहे लेकिन एक दूसरे से पास या एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो ए वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ओके। ओके, सो नेक्स्ट जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा इस तरीके का, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे इलेक्ट्रिक बल्ब, या आपके डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा बल्ब के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके स्टूडेंट। सो आपको नेक्स्ट वायर दिख रहा है, नेक्स्ट डायग्राम दिख रहा है, जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस। क्या है ये आपका? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ वैलीज और पीक दिख रही है, ये आपकी क्या है? पीक से ऊपर जा रही है, और नीचे क्या जा रही है? वैली, ठीक है। तो जो बेसिकली पीक जो रिप्रेजेंट करेगा वो पॉजिटिव होगा, और जो वैली जो रिप्रेजेंट करेगा वो आपका क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका क्या है? रेजिस्टेंस। बाकी आपको ऑल डिटेल आपको जब पढ़ाया जाएगा टॉपिक, तब आपको बताते जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो डायग्राम है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस है, लेकिन ऊपर से एक वायर लगा दिया, या नीचे ऊपर से एक एरो लगा दिया, ठीक है। इसको बोलोगे वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको रजिस्टर के ऊपर एरो दिख रहा है, इसको भी बोलोगे आप वेरिएबल रजिस्टर, ओके। सो इसको भी आप बोलोगे वेरिएबल रजिस्टर, तो मैंने इक्वली कर दिया, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको दो और डायग्राम दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपने ए लिखा है, और इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल, इधर आपका नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर वी लिखा है, यहाँ पर उसके लेफ्ट में पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव में नेगेटिव टर्मिनल, जो कि आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, एमीटर एंड वोल्टमीटर। सो एमीटर, और नीचे वाला क्या होगा आपका? वोल्टमीटर, ठीक है स्टूडेंट। सो आपने ये फाइनल जो सर्किट है आपने स्टडी किए हैं, और इसको आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई करोगे। न्यू टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। आपका बेसिकली एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसका नाम था साइमन ओम, साइमन ओम,
ठीक है। इन्होंने 1827 में क्या देखा कि आपने देखा कि जैसे बैटरी से आप बैटरी को ओपन करते हो, तो जैसे ही ओपन करते हो वैसे ही क्या होने लगता है, आपका करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ current is directly proportional to voltage। मीन्स जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। बट एक कंडीशन थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो बेसिकली आप इसमें लेके चलोगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। अब वो आप इसमें लेके चलोगे 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये कंडीशन तभी वैलिड होगा जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब उस टेम्परेचर का कांस्टेंट होने का आपका मीनिंग क्यों आया, उसके पीछे अभी हम आपको बताते हैं। आपने क्या देखा कि जो वोल्टेज आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। राइट। तो अब इसमें आपका करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन किस में बढ़ रहा है, एक वायर में बढ़ रहा है। और आपको वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कौन सा वायर आप यूज कर रहे हो। लाइक आप कॉपर यूज कर रहे हो या आयरन यूज कर रहे हो या एल्युमिनियम यूज कर रहे हो, वो आपका वायर पता होना चाहिए कि किस वायर में आप निकालना चाह रहे हो। ठीक है। तो इसलिए यहाँ प्रोपोर्शनलिटी बेसिकली जो ब्रेक होता है वो होता है आपका रजिस्टेंस। ठीक है। किस पे ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस ही बेसिकली आपका मटेरियल डिसाइड करेगा कि किस मटेरियल की आप बात करो। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे कि कैसे रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो वेयर आर इज रेजिस्टेंस। ठीक है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली काम क्या करेगा कि कोई वायर है उसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट को क्या करने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है। उसका यूज ये होगा कि अगर आपका वायर में करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो वो क्या करेगा, हीट डिसिपेशंस को, या हीट डिसिपेशन वायर को शॉर्ट सर्किट होने से आपका कंट्रोल कराता है। वो कौन, रेजिस्टेंस। सो अब आप क्या देख रहे हो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो आपको डायग्राम दिख रहा है, लाइक एज मैंने डायग्राम जो प्लॉट किया है ये है पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था, वोल्ट। या वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट। दोनों इक्वली वर्सेस करंट। और करंट को जो हम एज्यूम कर रहे हो, किस में एज्यूम कर रहे हैं, एम्पियर। ठीक है। आप देख सकते हो कि लाइक एज आपने इसको एक्स वाई आपने प्लॉटिंग करी है, तो आप देख रहे हो कि सपोज कि अगर करंट ले लिया 1 एम्पियर का, ठीक है, तो वोल्टेज भी उसी रेट में आपका बढ़ता चला जाएगा। लाइक एज ये हो गया 1 वोल्ट। अगर मैंने करंट ले लिया 2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा वोल्टेज अप्रोक्स 2 वोल्ट। अप्रोक्स नहीं बोल सकते, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हो कि 2 वोल्ट आ रहा है। ठीक है। करंट हो गया 3 एम्पियर, तो यहाँ पर आ गया 3 वोल्ट। करंट आ गया 4 एम्पियर, तो यहाँ पर आ गया 4 वोल्ट। करंट आ गया 5 एम्पियर, तो यहाँ पर आ गया 5 वोल्ट। करंट आ गया 6 एम्पियर, तो यहाँ आ गया 6 वोल्ट। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये जो पॉइंट मिल रहे हैं, तो इससे क्या आपका फाउंड हो रहा है कि जैसे जैसे आपका करंट बढ़ रहा है वैसी वैसी आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है। ये चीज आप ये मत बोलना कि 1 2 3 वोल्ट होगा, वो डिपेंड करेगा आपका मटेरियल कौन सा, उसके हिसाब से आप वोल्टेज और करंट को रिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। बट नॉर्मली ये क्या आता है आपका कांस्टेंट या लीनियर, आपका ये जो डायग्राम बना रहा है लीनियर इक्वेशन बनाता है। ठीक है। लाइक जैसे आप इक्वेशन लिखते हो y=mx+c, समथिंग उसके फॉर्म में ही आपका ये इक्वेशन डेराइव होती है। ओके। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ओम्स लॉ बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसका हम यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यूनिट कितना आएगा इसका। ओके। सो इसका यूनिट जो बेसिकली आएगा, R इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, फॉर्मूला से R इज इक्वल टू VY, जो फॉर्मूले से आपको मिल रहा है V इज इक्वल टू IR से। तो R इज इक्वल टू क्या है, वोल्टेज का यूनिट क्या आपका, वोल्ट। करंट का यूनिट क्या आपका, एम्पियर। ठीक है। इसका जो यूनिट है आपका ओम है, या इसको आप बोल सकते हो ओम। ठीक है। तो अब आप क्या देख सकते हो, 1 ओम
इज इक्वल टू क्या आएगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आ गया जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ओके, नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक की डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टर। अभी तक हमने रजिस्टर के बारे में बात करी, अब ये भी तो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि रजिस्टर आपका डिपेंड किसकी वजह से कर रहा है, जो कि हमने स्पेशली कंडीशन दे दिया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका रजिस्टर किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है रजिस्टर्स डिपेंड ऑन, ये आएगा मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है एरिया ऑफ वायर। ओके, नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ वायर। ओके, एंड टेम्परेचर। ठीक है, सो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हो गया कि कौन सा मटेरियल है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आपका एरिया ऑफ वायर की जो वायर ले रहे हो, ठीक है, उसका एरिया कितना है। तीसरा आपका लेंथ ऑफ वायर, आपका जो लेंथ ले रहे हो वायर का वो कितना ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। अब आप देख सकते हो, उसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि लाइक एज कोई वायर ले लिया आपने। ठीक है, उसको आपने एक उसी वायर को आपने गर्म प्लेस में रख दिया, उसी वायर को आपने ठंडे प्लेस में रख दिया। ठीक है, तो अब आप क्या देखते हो कि जो गर्म प्लेस में जो वायर होगा, वायर क्या होगा आपका उसमें वो फैलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। सिमिलरली अगर आप ठंडी जगह पे लेके आओगे तो वायर क्या होगा, श्रिंक होगा। तो अब आप बोल सकते हो कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो वायर भी ऑटोमेटिक चेंज, उसका पोजीशन चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो उस केस में आपका ओम्स लॉ कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। तो इसलिए बोला गया है कि ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब आपका फिक्स टेम्परेचर है, वो भी एट रूम टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे वायर की जो इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन भी वही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, में हम ले सकते हैं सपोज ए वायर whose length, area and resistivity are, यहाँ आप ले सकते हैं L, A and रो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है लेंथ एरिया का, तो मैंने बता दिया था रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी बेसिकली क्या होगा कि आपका कंडक्टिविटी आपने पढ़ा, किसी वायर की कंडक्टिविटी अगर हाई होती है तो उस बॉडी की आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी वायर का कंडक्टिविटी लो है तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में कैसे रिलेशन होता है कि सपोज आपने किसी वायर का कंडक्टिविटी, जो कि आप लेते हो क्या, कंडक्टिविटी, चालकता, इसको आपने ले लिया सिग्मा, रेजिस्टिविटी इसको आपने ले लिया रो। ठीक है, तो रो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जैसे जैसे आपका कंडक्टिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी घटेगा, जैसे जैसे कंडक्टिविटी घटेगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपने क्या फॉर्मूला देखा यहाँ पर कि जो रेट रेजिस्टेंस है, बेसिकली रेजिस्टेंस आर proportional to resistivity, जो आपने बोला प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मीन्स रेजिस्टिविटी, आर proportional to L and R inversely proportional to एरिया, कि जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टिविटी होगा। तो जो फॉर्मूला बेसिकली आपका बन जाता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूलाज को आप याद रखना। तो अब आप क्या देख रहे हो कि R इज इक्वल टू रो, जैसे जैसे रो बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, मीन्स कंडक्टिविटी कम होगी, तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कैसे कि अगर आपका रो बढ़ेगा R भी क्या होगा, बढ़ेगा, रो घटेगा R भी क्या होगा, घटेगा।
और यहाँ पर अगर रो बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर रो घटेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपका इंफॉर्मेशन अबाउट रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, ये चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई गई है। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो हम करते हैं इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम a 220 volt source if the resistance of bulb is 1200 ohm, and how much current will an electric heater coil drawn from 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, क्वेश्चन करने से पहले हमें फॉर्मूलाज को राइट करना है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूला कि जो जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले क्या था, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, फिर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी या स्मॉल क्यू बाई टी, फिर आपने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, या उससे पहले आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और अभी एक और फॉर्मूला पढ़ा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आप याद करते रहिए, कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक टॉपिक भी याद रहेंगे। ओके स्टूडेंट, सो हम यहाँ से ले लेते हैं सबसे पहले गिवन। क्या गिवन है, दो पॉइंट दिए हैं इसमें, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए में वोल्टेज कितना दिया है, यह है 220 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको दिए है आर इज इक्वल टू 1200 ओम। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है बेसिकली करंट, तो लगा दीजिए अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है आपका, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां से आप I की वैल्यू निकाल सकते हो, I की वैल्यू क्या आएगा, V अपॉन आर। ठीक है, तो V कितना है 220 अपॉन R कितना है 1200। सो इसका रिजल्ट कितना आएगा, I इज इक्वल टू 0.1833 एम्पियर। ठीक है, अब आपने देखा है, इसको मैं मिली एम्पियर में कन्वर्ट करती हूँ, तो आपको पता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना मिली एम्पियर होता है। ओके, सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर, या 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या आएगा, 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, तो यह कितना एम्पियर है, 0.1833 एम्पियर इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.1833 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। ठीक है, तो 10⁻³ लगा दीजिए, 1 2 3, तो 183.3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो करंट कितना आ गया आपका, सो आपका टोटल इसमें करंट कितना आ गया इन केस ऑफ मिली एम्पियर, वो आया आपका 183.3 मिली एम्पियर। ओके, अब यहां से आप ले सकते हो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, वोल्टेज V इज इक्वल टू, वोल्टेज तो सेम था 220 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 100 ओम, तो लगा दीजिए ओम्स लॉ, क्या आएगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा I इज इक्वल टू V बाई आर। ओके, तो I इज इक्वल टू V कितना आपका 220 बाई R कितना आपका 100, तो कितना आएगा 2.2 एम्पियर। आप इसको मिली एम्पियर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं ले रही हूँ एम्पियर में ही, कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source,
What current will the heater run if the potential difference is increased to 120 वोल्ट? आपका एक ही हीटर है तो ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आपका एक ही रहेगा, बट उसमें क्या हो रहा है, चेंज, वोल्टेज चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम वही हमारा जो मेथड है, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। क्या है फर्स्ट फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, I इज इक्वल टू Q बाई टी, फिर था V इज इक्वल टू W बाई Q, फिर था V इज इक्वल टू I इंटू R, फिर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम गिवन, क्या क्या गिवन है। फर्स्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको मैंने मान लिया V1 इज इक्वल टू कितना है, 60 वोल्ट, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या है आपका, I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है। तो अब लगा दीजिए यहाँ अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, क्योंकि हम फॉर्मूलाज में देख लेते हैं राइट में, आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, सेकंड वाला लगेगा नहीं, थर्ड वाला लगेगा नहीं, एंड फिफ्थ वाला लगेगा नहीं। कौन सा लगेगा आपका, फोर्थ वाला, क्योंकि आपको क्या क्या गिवन है, v और i गिवन है, ठीक है। तो लगा दीजिए v इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आपको क्या निकालना है, बेसिकली आर इज इक्वल टू क्या आएगा, v बाई आई, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू v कितना आपका 60 बाई 4, कितना रिजल्ट आएगा, ओके। सो कितना करंट आ जाएगा, रेजिस्टेंस आएगा 15 ऑफ ओम, ठीक है। अब देखिए दूसरे पार्ट में आपको क्या गिवन है, V2 गिवन है इज इक्वल टू 120 वोल्ट, बट आपको I2 क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब आपने बोला कि रजिस्टर, वो आपका जो हीटर है उसका रजिस्टर क्या है, सेम है, तो जो इस फर्स्ट वाले केस में रजिस्टर होगा उतना ही इसमें भी होगा। तो यहाँ से आपको R कितना पता है, 15 ऑफ ओम पता है। फिर से लगा दीजिए यहाँ अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो अब यहाँ निकालना है I इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V कितना आपका 120 और R कितना आपका 15, कितना आ जाएगा रिजल्ट आपका 8 एम्पियर। सो यहाँ से आपने निकाल दिया करंट और वहां से आपने क्या निकाला था, रजिस्टेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी होना चाहिए। बस इतना याद रखना कि अगर एक ही वायर की बात हो रही है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट, सो अब न्यू क्वेश्चन है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर of length 1 meter is 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है और आपके लेंथ दिया है 1 मीटर और आपका रेजिस्टेंस दिया है 26 ओम और आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम यहाँ पर फॉर्मूला, क्या है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, आई इज इक्वल टू Q बाई टी, V इज इक्वल टू W बाई Q, V इज इक्वल टू आई इंटू आर और R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। सो स्टूडेंट हम लिख देते हैं इसमें गिवन, गिवन क्या है आपको, रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी दी है आपकी 26 ओम, लेंथ L की वैल्यू दी है इसमें 1 मीटर एंड रेडियस या डायमीटर दिया आपको, डायमीटर इज इक्वल टू 0.3 mm, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इन फॉर्मूले में से आप कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई आपका नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला जो होगा, क्यों, क्योंकि आपको आर दिए हैं, आपको एल दिए हैं एंड डायमीटर दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायमीटर से क्या कन्वर्ट कर देते हैं, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू आपने क्या देखा है, रेडियस आर इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर
बाई 2। डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। डायमीटर कितना आपका 0.3 mm अपॉन 2, तो कितना आएगा आपका 0.15 mm। ठीक है, और 1 mm में आपको किस में कन्वर्ट करना है? उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपने देखा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 की पावर 3 mm। ठीक है, तो 1 mm इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 की पावर -3 ऑफ मीटर। ठीक है, यहाँ कितना mm है? 0.15 mm इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.15 मीटर इंटू 10⁻³ भी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? आप उसको ऐसे लिख लीजिए, 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। सो आपका रेडियस कितना आएगा? रेडियस इज इक्वल टू 0.15 इंटू 10⁻³ ऑफ मीटर। ठीक है, आपने रेडियस निकाल दिया। अब लगा दीजिए फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? अप्लाई R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से आप रो को निकाल सकते हो, तो ए कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में, लेफ्ट में, और एल कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा? आर ए बाई एल। ठीक है, अब बेटा आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया आप कैसे निकालोगे? वायर है आपका, वायर चाहे कितना भी पतला हो, अगर उसका रेडियस है तो उस डायरेक्शन से अगर आप देखोगे तो वो सर्कल की तरह दिखेगा। सो बेसिकली जो आप वायर को डिजाइन करते हो तो वो कैसे करते हो? ठीक है, तो अगर आपको कोई भी वायर को डिजाइन करना है तो वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल। आप सर्कल को लगातार आप कनेक्ट करते रहोगे तो वो किसका फॉर्म बनेगा? ये देखिए आपका एक वायर बन रहा है। तो आप हर एक पॉइंट पे वायर में आप क्या निकाल सकते हो? उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। और वायर का फॉर्म आपका एक सिलेंड्रिकल फॉर्म भी होता है। आप देख सकते हो कि अगर आपको वायर का लेंथ पता है, ये रेडियस पता है, आपको लेंथ पता है, तो आप इसका सिलेंडर कंसीडर कर सकते हो, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो। तो इसका एरिया क्या आएगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 इंटू आर। आर कितना है? 0.15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। कितना आएगा वैल्यू? ओके स्टूडेंट्स, सो आएगा इसका आंसर 0.07065। किसका? अगर आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? 0.15 का होल स्क्वायर और इंटू 3.14 की वैल्यू आपकी इतनी आएगी, इंटू 10 की पावर -3 -2 क्या आएगा? 3 2 जा 6, तो -6। तो आपका एरिया कितना मिल गया? इतना मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या आ गया? आर। आर कितना आपका? 26 इंटू एरिया कितना है? 0.07065 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एरिया। लेंथ कितना है इसका? 1 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी, तो कितना आएगा इसका? 1.8369। अब इसका यूनिट क्या आएगा? रजिस्टिविटी का यूनिट क्या है आपका? ओम। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। यहाँ नीचे क्या है? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका यूनिट क्या आएगा? ओम मीटर। ओके, तो यहाँ से आपने निकाल दिया रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। आपका मटेरियल का रजिस्टिविटी कितना होगा? इनटू यहाँ पर रह गया बेटा 10⁻⁶। ठीक है, तो रोज इक्वल टू कितना आया? 1.8369 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर ऑफ गिवन मटेरियल having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm
What would be the resistance of another wire of the same material having length half and the area of cross section 2a? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि एक वायर है whose length is L and area is A, ओके, एंड उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, एंड दूसरा वायर है जिसका लेंथ है L/2 और एरिया है आपका ट्वाइस ऑफ ए पहले वाले वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फॉर्मूलाज हमें क्या क्या पता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E, I इज इक्वल टू Q बाई T, देन V इज इक्वल टू W बाई Q, V इज इक्वल टू I इंटू R, देन R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जब आपका फर्स्ट पार्ट में लेंथ L है, एरिया A है, एंड सेकेंड पार्ट में जब लेंथ L/2 है एंड एरिया क्या हो जाएगा आपका 2A, ठीक है। तो सपोज आपने फर्स्ट लेंथ लिया है, उसकी लेंथ ली है L1, मीन्स फर्स्ट वायर है उसका जो लेंथ है L1, L1 क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, ठीक है, वो कितना आपका L। फिर आपने लिया A1, लेंथ या एरिया ऑफ फर्स्ट वायर, ठीक है, उसको ले लिया आपने A, एंड इसमें ले लिया R1, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर, ठीक है, वो आपने ले लिया R, ठीक है। उसके बाद आपने लिया रो 1, रो 1 क्या आपका रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट वायर, ठीक है, इसको आपने रो 1 ही लिया है नॉर्मल, ओके। अब आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, आप देख सकते हो कि आपके पास ये फॉर्मूला है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपका लगेगा नहीं, सेकंड लगेगा नहीं, थर्ड लगेगा नहीं, फोर्थ नहीं लगेगा, आपका लगेगा जो फॉर्मूला कौन सा, फिफ्थ वाला, ठीक है। तो लगा दीजिए अप्लाई R इज इक्वल टू, R कौन सा इसमें, R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, रो 1 L1 बाय A1, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू कितना आएगा, रो 1, L1 कितना है बेसिकली L, और A1 कितना है A, ओके। अब आपको सेकंड कंडीशन बेसिकली क्या बताया गया है कि जो पहला वाला वायर है उसका जो लेंथ लिया था आपने, क्या लिया था L, ठीक है, ये लेंथ क्या हो गया आपका L हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगा, इसको मैं आपने मान दिया R रेडियस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप एरिया निकाल सकते हो जो कि क्या आएगा πr², ये हमें निकालने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट बता रही हूँ। अब इसी वायर को आप क्या करोगे, उसको फोल्ड कर दिया, लाइक एज आपका जो वायर था इतना हमने इसको फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड आप करोगे कुछ इस तरीके से। तो अब आप जैसे वायर को फोल्ड करोगे तो आप क्या देख रहे हो, जो लेंथ है कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और जो एरिया है इसका आर यहाँ था, दूसरा और आर ऐड हो गया, तो रेडियस कितना बचा इसका, रेडियस हो गया ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। तो एरिया भी क्या हो जाएगा आपका, एरिया भी लगभग ट्वाइस ऑफ एरिया के टर्म में आ जाएगा, ओके। सो इसके केस में आप देख सकते हो कि जैसे आप लेंथ को हाफ करोगे तो ऑटोमेटिक आपका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, लाइक एज कि मेरे पास ये पेन है, पेन को मैंने फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड करोगे तो यहाँ से जो एरिया होगा बढ़ जाएगा, बट लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी, ओके। सो अब हम सेकेंड पार्ट में ले रहे हैं L2 लेंथ, L2 क्या आएगा, लेंथ ऑफ सेकेंड वायर, इसको मान दिया आपने L/2, माना नहीं, गिवन है। सेकेंड है आपका A2, A2 क्या है, एरिया ऑफ सेकेंड वायर, ये है आपका ट्वाइस ऑफ ए। फिर आपका R2, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर, ये कितना हो गया, इसको आपने मान दिया R, इसको मैं R2 ही लेके चलती हूँ अभी, एंड रो 2, रो 2 है आपका
रजिस्टिविटी ऑफ सेकेंड वायर, इसको भी मैंने ले लिया, रो टू ही लिया। ओके, अब आपको पता है कि आपका कोई वायर है, सेम मटेरियल बताया गया आपका, तो सेम मटेरियल है, तो आपका इस केस में क्या होगा, तो सेम मटेरियल के केस में क्या आएगा, इन केस ऑफ सेम मटेरियल, जो रो वन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, रो टू, क्योंकि आपका मटेरियल क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पर लगा सकते हो आप, अप्लाई आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर आर की जगह लोगे आप आर टू इज इक्वल टू, आपने बोला रो वन इज इक्वल टू रो टू, दोनों इक्वल है तो उसको मैंने मान दिया आपका रो, तो यहाँ पर ले लोगे आप रो टू एल टू बाई ए टू, क्या आएगा, रो टू की जगह क्या आपका रो, एल टू की जगह क्या आपका एल बाई टू, और ए टू की जगह क्या है ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। तो आप ले सकते हो आर टू इज इक्वल टू, आप क्या कर दीजिए, रो एल बाई ए, इसको तो बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा आपका 1/4, ठीक है। और रो एल बाई ए वो आपका कितना आया था, R1 की वैल्यू आई थी, तो R2 इज इक्वल टू कितना बचा आपका R1/4, या आप इसमें कर सकते हो R2/R1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4, और R1/R2 इज इक्वल टू आएगा आपका 4/1। यही आपको रिजल्ट पूछा गया था कि दोनों के रेजिस्टेंस में कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आप ये इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। और ये स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। या तो आपको डायरेक्टली बता दिया जाएगा कि लेंथ कैसे चेंज हो रही है, या तो आपको बोला जाएगा कि अगर आपका पेपर है या वायर है उसको फोल्ड कर रहे हो, हाफ फोल्ड कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट कैसे चेंज होगा, या आप उसको 2 बार फोल्ड कर रहे हो तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मैं एक कंक्लूजन बता देती हूँ कि अगर आपने सिंगल फोल्ड किया है, कब, सिंगल फोल्ड ऑफ वायर, ठीक है, तो इस केस में R1/R2 इज इक्वल टू आया था 4/1। ओके, अगर आपका इसमें सिंगल फोल्ड के बजाय मैं इसमें कर देती हूँ डबल फोल्ड, तो डबल फोल्ड के केस में, डबल फोल्ड के केस में आपका क्या होगा, जो एरिया है, एरिया हो जाएगा आपका थ्राइस ऑफ ए, लेंथ हो जाएगा आपका L/3, तो आपका जो रेडियस में ये आपका रेजिस्टेंस में जो चेंजेज आ रहा है R1/R2 ये आएगा 9/1, ठीक है। सिमिलरली आप उसको और फोल्ड करोगे तो फिर इसके बाद क्या आएगा 16/1, फिर और फोल्ड करोगे फिर कितना आएगा 25/1, इस रेट में आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे जो वेबसाइट है उस पर विजिट कीजिए, आप लोगों को और वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।